अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो 25 साल पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया कि वो हमारे अपने बन के रह गए। उनके पिता पाकिस्तान की फौज में थे और आजकल पाकिस्तान की फौज उनके पीछे पड़ी है। वो फौजी नहीं है, वो कोई नेता नहीं है, वो एक कलाकार हैं। प्लीज वेलकम पद्मश्री से सम्मानित सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर अदनान सामी। आपके हाथ में माइक लग रहा है, आप गाने वाले हैं? वो लोग जो है वो मुझे अक्सर माइक ही पकड़ा देते हैं। आपकी अदालत में हमारे आज के जज बहुत ख़ास हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के लिए सरहद पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पराक्रमी हैं। भारतीय सेना के फॉर्मर मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन। अदालत की कार्रवाई शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम अदनान सामी पर। आपकी अदालत में जाने माने सिंगर कंपोजर अदनान सामी पर इल्जाम है कि ये एक नंबर के स्वार्थी हैं। अदनान, आप लोगों से कहते हैं कि आप भारत इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आए हैं माल के चक्कर में, पैसा कमाने। भारत में अच्छी मार्केट है, हिट होते हैं, पैसा मिलता है। और हमारे एक लीडर ने कहा था, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम तो नहीं। मैं एक बहुत प्रिविलेज्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। ऊपर वाले की कृपा से मुझे कभी पैसों की लालच नहीं हुई, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में, ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था। तो पैसे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसका कभी भी मुझे उसकी कभी मुझे लालच नहीं हुई। मैंने कभी भी कोई फ़ैसला पैसे की वजह से अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। और एक आर्टिस्ट जो होता है वो तरस रहा होता है एक ऑडियंस के लिए, वरना चार दीवारी में कोई भी बंदा तीसमार खान बन सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट की जो खुराक होती है वो एक ऑडियंस होती है। तो वो खुराक आपको पाकिस्तान में नहीं मिली? वहाँ नहीं चले आपके वीडियो? मिली, बिल्कुल मिली और वहाँ से मुझे बेतहाशा प्यार मिला। लेकिन इंसान चाहता है कि अपने फ़न का मुज़ाहिरा और आगे लेके जाए और दुनिया के सामने पेश करे। देखिए, सच तो ये कि जो वीडियोस वहाँ बनाए थे आपने, जो गाने वहाँ कंपोज किए थे, वो वहाँ इतना नहीं चले। उन्हीं को यहाँ आपने पुरानी बोतल में नई शराब बना के डाला तो चले। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो गाने मैंने 98 में मैंने रिलीज़ किए, वहाँ पर अचानक कुछ लोगों ने ये इंडस्ट्री में लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इनके गाने जो हैं वो नहीं चलेंगे, ये तो ख़त्म हो गए हैं। एंड तो वो गाने जो थे वो उनको कोई मार्केटिंग या कोई पब्लिसिटी उन्होंने दी ही नहीं। और वो एल्बम जो थी गानों की, वो रिलीज़ हुई और कब रिलीज़ हुई, कब चली गई, किसी को कुछ खबर ही नहीं थी। मैं बहुत मायूस हुआ। मैं कनाडा में था उस वक़्त, लेकिन मेरे अंदर एक थोड़ा सा वो यकीन था कि और मुझे पता था कि उन्होंने जानबूझ के उसको प्रमोट नहीं किया। तो मेरी फिर जब आशा जी से फिर बात हुई,
मैंने आशा जी को कहा, मैंने कहा आशा जी मैं दोबारा से मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे कोई हवा नहीं दी मतलब। हाँ, वो तय कर लिया कि भाई इसके साथ काम नहीं करना, फॉर वट एवर रीज़न, उनको बेहतर पता है। तो मैं लंदन में आपके साथ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सामी लंदन में किस लिए रिकॉर्ड करना चाहते हो? मैंने कहा जी वो वहाँ पे मैं लोगों को जानता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम वाकई एक नई चीज़ करना चाहते हो तो तुम मुंबई आओ, क्योंकि ये कैपिटल है हिंदी म्यूज़िक का, और जो चीज़ यहाँ पे पॉपुलर होगी वो पूरी दुनिया में जाके फैलेगी, और दिस इज़ द प्लेस टू कम। तो मैं बोरिया बिस्तर उठा के मैं पहुँच गया मुंबई, और आशा जी ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, उनकी बल्कि पूरी फैमिली ने बहुत ख्याल रखा मेरा। और मुझे आर.डी. बर्मन जी के घर में उन्होंने मुझे ठहराया, और जो मैं बहुत खुशकिस्मत था, इट वाज लाइक बीइंग इन अ म्यूज़िक टेम्पल। वो गाने थे जो वहाँ पे नहीं चले, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिए, कभी तो नज़र मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, लिफ्ट करा दे, ये सब गाने जो थे पहले के रिलीज़ हुए थे, और फिर अचानक यहाँ पे जब रिलीज़ हुए तो जो मार्केटिंग हुई, तो द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। जिस तरह से लोगों ने मुझे गले लगाया और प्यार दिया, वो मिसाल है, और वो इतना प्यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मैं सोच नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े कलाकार, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, रेशमा जी, ये सब पाकिस्तान में पनपे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आके ज़्यादा मशहूर हुए, ये भी तो हकीकत है। और यहाँ पर उनकी जो मकबूलियत थी वो दुगनी चुगनी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो मैसेज हैं, क्वांटिटी बहुत है, और जो यहाँ पर एक म्यूज़िक की तरफ ख़ास तौर पे जो एक रवैया है, एक एटीट्यूड है, और जो कदर है, वो उसका मुकाबला कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को हमने देखा, आखिरी दिनों में उनका बहुत बुरा हाल हुआ पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। आप देखिए, मेहदी हसन साहब जो थे, किंग ऑफ गज़ल्स कहलाए जाते, शाहिनशाह गज़ल, और उनका जो अंत हुआ, उनका जो जिस तरीके से वो इस दुनिया से रुखसत हुए, बहुत दुख की बात है। उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, और रेशमा जी के साथ भी यही हुआ। कुछ तस्वीरें अदनान मेरे पास में हैं, मेहदी हसन साहब की, रेशमा जी की एक तस्वीर आपके साथ भी है, और किस गरीबी से, किस परेशानी से, किस हैरानी और बीमारी से वो गुजरे, वो हम अगर दर्शकों को दिखाएं तो अंदाज़ा होगा कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनको पूरी दुनिया का प्यार मिला, और वो किस कदर बेकदरी हुई उनकी पाकिस्तान में। मेहदी हसन साहब हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट थे। क्या वजह आपको लगती है कि क्यों आज भी इनकी तस्वीरें देखकर आंख में आंसू आते हैं? बेशक, बेशक। क्यों इतनी बेकदरी? परवाह ही नहीं है, सिंपल। जनता जो है वो बहुत प्यार करती है, और उन्होंने हमेशा सराहा है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की। और बहुत सारे ऐसे हैं, ये तो बहुत नामवर हैं, और बाकी इस तरह के बहुत सारे और हैं, एक्टर्स भी हैं जिनका हाल जो था बहुत आखिरी वक्त में बहुत ही भयानक किस्म का हाल था। मैंने तो मुशर्रफ साहब का वो जब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, आपके नाम एक चिट्ठी देखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि उनको इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि आपने पाकिस्तान को डिसोन कर दिया। ये 2005 की बात है शायद। ये मुझे एक्चुअली ये एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की हकीकत है, क्योंकि 2005 में उन्होंने जो ये ख़त लिखा, मेरे वालिद साहब को लिखा था उन्होंने, और उन्होंने यही लिखा कि जी
अदनान ने बहुत तरक्की पूरी दुनिया में इन्होंने नाम अपना कमाया है, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। और इस ख़त में कहीं से भी हकीकत नहीं थी, क्योंकि 2005 में आई वॉज नॉट एन इंडियन सिटीज़न, आई वॉज अ पाकिस्तानी सिटीज़न। उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन ये मिली, किसने उनको इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दी, और उसकी वजह से मुझे जाहिर है अगर टॉप तक अगर ये खबर गई है तो बाकी सब नीचे से ही कहीं ऊपर गई है। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना डिसोन किया। जैसे आप भी सोच रहे थे कि शायद पैसों की वजह से मैंने छोड़ा, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने जो सिटीज़नशिप भी जो ली है, मैंने सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। मतलब कि मेरे वहाँ पे मतलब कि जो ख़ानदानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके साथ मैं इंटाइटल्ड हूँ करोड़ों में, मैंने वो सब जो आई एम नॉट इंटाइटल्ड सब छोड़ दिया मैंने। जैसे मैंने आपको कहा कि पैसा मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा से मुझे शुरू करना पड़ा। नहीं, अब आपने छोड़ा या उन्होंने छुड़वा दिया? उन्होंने छुड़वा दिया। बताइए इन द सेंस कि मैंने यूसी जब मैंने सिटीजनशिप ली तो उसके बाद तो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग, तो वो फैसला तो मुझे नहीं, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आपने मर्जी से छोड़ा जब आप वहाँ के नागरिक नहीं रहे। पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप थी वो आपने मर्जी से छोड़ी या फौज ने छुड़वा दी? उन्होंने जो मेरे साथ जो सलूक किया, जैसे मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने जिस अंग में उन्होंने जो ख़त लिखा, तो उन्होंने मैं ज़ाहिर है मेरे साथ उस वक़्त बहुत सारी कई प्रॉब्लम्स भी हो रही थी पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते, और वो भी एक पब्लिक प्रोफेशन में जहाँ पर सबको आपकी हर एक मूव के बारे में पता होता है। और मैंने उनको कई दफ़ा अप्रोच किया कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। अब गोल मोल बातें क्या करें, सीधा बता दीजिए, उन्होंने आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया था? ओके, ऐसा हुआ कि मेरा इंडियन वीज़ा जो था वो रिन्यू होना था, और रिन्यू होने से पहले मेरा पासपोर्ट जो था वो पहले रिन्यू होना था। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी दिल्ली के हाई कमीशन को, आई नीड रिन्यूअल ऑफ माय पासपोर्ट। तो काफ़ी अरसा गुजरा और मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे फिर कहा गया कि आप ज़रा, हमें तो जवाब नहीं आया, आप वहाँ से ज़रा पूछिएगा। अब क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत सीनियर फेडरल सेक्रेटरी रहे थे फॉरेन ऑफिस में, तो मैंने फ़ोन किया वहाँ पे और मैंने किसी से बात की। अब जाहिर है मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जानता हूँ। तो उन्होंने जब वापस मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, क्योंकि वो तो सब मेरे अंकल्स थे, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। उन्होंने कहा देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि आपका वीज़ा भी ना रिन्यू हो और आप वापस आ जाओ, और फिर वो क्या करेंगे आपके साथ वो नहीं पता, लेकिन ये मैं इतना बता सकता हूँ कि आपका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगा। तो ये बड़ा डराने वाला थॉट था। बिल्कुल। तो ये हकीकत थी, और जब मुझे ये पता चला तो मैंने फिर यहाँ पे होम मिनिस्ट्री में मैंने उनको बताया कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ कौन से अंकल थे कि जिन्होंने आपका पासपोर्ट देखा और ठप्पा लगा दिया? बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तानी को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलना।
देखिए, बात ये कि कई लोग ऐसे समझते हैं कि भाई अदनान सामी वो पब्लिक बंदा है, तो अचानक एक दिन उठा सुबह और उसने कहा यार मूड है कि चलो इंडियन सिटीजन बनते, और उन्होंने भी बड़े आराम से कह दिया कि चलो बना देते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये सिलसिला जो था ये बहुत सालों से हुआ, और 2 दफ़ा रिजेक्शन भी हुई मुझे। फाइनली ये हुआ कि यहाँ पर जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें एक सहूलत है गवर्नमेंट को कि उनके पास एक सहूलत है जिसके तहत वो किसी भी इंसान को जो स्पोर्ट्स के फील्ड में या साइंस के फील्ड में या आर्ट्स के फील्ड में एक महारत हासिल की हो, वो उनको एज अ स्पेशल केस वो उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ की हमारी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये समझा कि शायद मैं उस लायक हूँ, और उन्होंने बड़ी मेहरबानी के साथ और बहुत प्यार के साथ उन्होंने वो अपना जो एक पावर था एक्सरसाइज किया, और उसके तहत फिर मुझे सिटीजनशिप जो थी वो मुझे मिली। लेकिन जिस दिन पहलगाम पर हमला हुआ और उसके बाद अमित शाह ने कहा कि भाई मैंने सारे चीफ मिनिस्टर से कहा जितने पाकिस्तानी उनको वापस भेजो, तो आपको डर लगा कि भाई मुझे तो नहीं भेज देंगे वापस? नहीं। देखिए, एक दफ़ा आप बन गए तो उसके बाद फिर आप बन गए, और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मुझे सिटीजनशिप नहीं दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बेतहाशा प्यार और इज़्ज़त दी। उन्होंने मुझे मेरी जो ज़िंदगी का जो एक सफ़र है और जो मैंने काम किए हैं वो उसके तहत उन्होंने मुझे पद्मश्री भी दिया, और वहाँ से मुझे और उनकी तरफ से इज़्ज़त और प्यार मिला, जो वहाँ की सरकार ने मुझे कभी भी अवार्ड नहीं दिया। वहाँ की सरकार के जो मिनिस्टर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि ये जब होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि सारे पाकिस्तानियों को वापस भेज दो, तो इसके बाद हमारे लाहौरी अदनान उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई हो। वो तो भांड है, उसका क्या है। लेकिन ये तो सच है कि पहलगाम हमले के बाद में आपने एक बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट दिया था, जो जाहिर है पाकिस्तान के लोगों को तो अच्छा नहीं लगा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो पहलगाम में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस तरह की हरकत और इस तरह का भयानक किस्म का वाक़या इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। इट्स अ ट्रेजेडी। इसमें आपको, चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, टिम्बकटू से हो, एक ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ जो है वो एक बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा हमेशा ये रहा है कि जो, और ये एटीट्यूड जो है ये हमारी सरकार का भी है कि इनकी जंग जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं है, इनकी जंग जो है वो टेररिस्ट के साथ है, और उन लोगों के साथ जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। अब टेररिस्ट को कौन सपोर्ट करता है वहाँ पे? वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। तो मेरा पाकिस्तान की आवाम से कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं था, हमेशा टेररिस्ट के साथ था और है, और जो इस्टेब्लिशमेंट, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ। आप जो बातें कह रहे हैं, वहाँ की जो फौज है, सरकार है, ऐसा उनको तो अच्छी नहीं लगी होगी। तो इतने साल में कभी आपने कोशिश की वापस पाकिस्तान जाने की, क्योंकि फैमिली वहाँ है, बेटा है? अभी हाल ही में
कुछ महीने पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ और हम सिर्फ 2 भाई हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 2009 में और मैंने जैसे, और ये एक बहुत बड़ा सदमा था, झटका मिला, क्योंकि उनको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं थी। अचानक बस ऊपर वाले का हुक्म आ गया तो उनको बुला दिया गया और उनके जनाजे पे मैं जाना चाह रहा था। मैं सबसे बड़ा हूँ। मैंने यहाँ की सरकार से पूछा, मैंने कहा कि देखिए मैं इस तरह हुआ है तो मैं जाना चाहूँगा, तो आपके कोई ऑब्जेक्शन या कोई इस तरह? उन्होंने कहा नहीं, आप जाहिर है आपकी माँ का इंतकाल हुआ है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। वहाँ की जो हाई कमिश्नर हैं, शी वाज आल्सो वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि एनी हेल्प एनीथिंग। मैंने फिर वहाँ पर वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने पूछा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। दे डिड नॉट। मैंने कहा कि यार मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ का इंतकाल हुआ है। नहीं। तो आप आखिरी वक्त तक? मैं नहीं गया। मैंने उनका पूरा जनाजा जो था वो व्हाट्सएप के वीडियो पे देखा। वाकई में बहुत बहुत दुख की बात है। ये तो क्रूएल्टी से ज़्यादा इसको क्या कह सकते हैं। और बिल्कुल। हम जनता में से 1-2 सवाल ले सकते हैं इस समय। सर, ये सही बात है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त भारत का इंडिपेंडेंस डे है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। नहीं, ये ओरिजिनली सही है कि आपने बना लिया वही 15 अगस्त को है? देखिए पता क्या, मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी में इंडिया लिखा हुआ था, तो मुझे शुरू से ही ऊपर वाला जो था वो हिंट्स दे रहा था कि देख, तुम्हारा जो अल्टीमेट घर है, जहाँ पे तुमको जाना चाहिए, वो हिंदुस्तान है, वो इंडिया है। अब मसला ये है कि बीच में 47 आ गया और वो पार्टीशन हो गई। लेकिन फिर भी लगता है कि ऊपर वाले ने कहा कि भाई तुमको वहीं पे जाना है, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं हिंट दे देता हूँ, 15 अगस्त की बर्थ। वो 14 अगस्त भी दे सकते थे। हाँ, लगता है। ये शुक्र है कि मुझे जल्दबाजी नहीं थी। तो 15 अगस्त तो वो फिर वाकई में 15 अगस्त इज माय बर्थडे। तो मैंने कहा कि सबकी छुट्टी होनी चाहिए। जी। एक और सवाल हम ले सकते हैं। आपने जैसे बोला कि आपको इंडिया में आना था एंड पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इशू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो सर आपके पास और भी ऑप्शंस थे, लाइक इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया थे, तो आपने वो क्यों नहीं चूज़ किया? मेरी वाइफ जो हैं वो जर्मन हैं। मैं जर्मन सिटीज़न बन सकता था, मैं यूके का बन सकता था, मेरी आधी फैमिली जो है वो यूएस में है, कनाडा में है, मैं वहाँ का बन सकता था। लेकिन मैं इंडिया में क्यों बना? मैंने बहुत सारी दुनिया के मुल्क देखे हैं, रहा हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन मैं दिल से एक बड़ा इमोशनल लियो हूँ और उसके ऊपर एक पठान भी हूँ। और हमारे साथ ये होता है कि जी आप मतलब कि एटीट्यूड के साथ कुछ मांगोगे तो नाखून भी नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा प्यार से बोलोगे तो हम आपको जान दे देंगे। रहा मेरा प्यार हिंदुस्तान की जनता के साथ और पाकिस्तान की जनता के साथ, वो मैं म्यूज़िक में बयान कर सकता हूँ। पाकिस्तान की जनता के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कभी तो नज़र मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे,
दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने। और हिंदुस्तान की जनता के लिए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए, हो। अदनान, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आर्टिस्ट होंगे, जो आपसे कहते होंगे कि अंकल से कह के हमें भी इंडियन पासपोर्ट दिलवा दो। हैं बहुत सारे, लेकिन बड़े डरे डरे कहते हैं कभी कभी। लेकिन बात ये कि अब जो मेरी किस्मत में था, मैंने ये ऊपर वाले का एक हुक्म था और मुझे मिल गया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जाने माने सिंगर कंपोजर अदनान सामी पर आरोप है कि आईएसआई के मुताबिक ये अव्वल दर्जे के गद्दार हैं। जैसे ये पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, आपने बयान दिए, तो वहाँ से आईएसआई के एजेंट्स के स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। फ़ौज के लोगों ने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो जासूस है, ये कायर है, ये गद्दार है। क्या बात है। मतलब कि इल्ज़ाम हो तो ऐसे हो, वरना क्या बात है। देखिए, उनका कहना है कि आपने ये जो बयान दिया था वो अपने आप को आरएसएस की फ्यूरी से बचाने के लिए किया था, हिंदुस्तान में अपनी लॉयल्टी ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने के लिए किया था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहला ये सवाल उठता है इस बात से कि गद्दार क्या होता है। गद्दार वो होता है जिसने अपने मुल्क के साथ कुछ बगावत की हो, और अब जैसे इस सिचुएशन में कि मैं पाकिस्तान से निकला और यहाँ पर आया, और यहाँ पर मैंने पाकिस्तान के बड़े इंटरनल टॉप सीक्रेट्स जो थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए, जिसके तहत उनको बड़ा नुकसान पहुँचा। मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, मैं एक गायक हूँ, मैं कंपोज़र हूँ। मेरा हमेशा यही जनरल्स जो हैं, सॉरी जनरल साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, यही जो लोग हैं, यही लोग मेरे गानों पे उन्होंने रोमांस भी किया है, उन्होंने नाचे भी हैं, उनको पता है। मुशर्रफ साहब आपके गानों पर काफ़ी डांस करते थे, सुना है। जी, सवाल ये उठता है कि ये लोग जो हैं, आर्मी के जो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे आप उनको, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो ये सारे जो हैं, इन्होंने कश्मीर का एक मुद्दा बना के रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं इस्लाम की खातिर, और ये जिहाद है, और हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने इस्लाम का नाम सामने करके वो कश्मीर का मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि उनको बाहर से डोनेशंस मिले, उनको फंडिंग मिले, जिनके साथ वो अपने घरों को, अपनी जेबों को
भरना शुरू कर दें। और उसका सबूत ये है कि जिस ठाठ के साथ वो रहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को लूटा है। आज जो लोड शेडिंग होती है, मुझे तो बहुत मतलब कि मैं तो इनकी हकीकत जानता हूँ। हकीकत ये है कि आवाम जो है वहाँ पे आज किस लिए सफ़र कर रही है। वो इसलिए सफ़र कर रही है, उनके पास आज जो पैसे नहीं हैं और वो हर जगह जाके वो पैसे मांग रहे हैं। वो पैसे गए कहाँ? वो किसने किया है? तो फिर गद्दारी किसने की है? देखिए, हम तो टीवी पर यही देखते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, पेट्रोल के लिए परेशान हैं। 5 किलो आटा 850 रुपये का मिलता है, तो लोगों की बुरी हालत है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये पैसा इनकी जेब में जा रहा है? ऑफ कोर्स, ये फौजियों की। मतलब कि आप देखिए कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये तो एक हकीकत है कि वहाँ पे पूरा मुल्क जो है वो फौजी ही चला रहा है। वो मतलब कि वो दुनिया में मुल्क जो होते हैं, मुल्क के अंदर एक आर्मी रखी जाती है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर आर्मी के अंदर एक मुल्क पैदा हुआ है। तो ये जो बातें हम सुनते हैं कि वहाँ की फ़ौज सारे काम करती है, वो खेती भी करती है, हाउसिंग भी करती है, टूरिज्म भी, सब कुछ करते हैं। वो कॉर्नफ्लेक्स भी बनाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स, ये फौजी फंड। अब देखिए, कोई भी इंसान वहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलर होता है और अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहता है, तो वो उसको उड़ा देते हैं। चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उससे पहले भी थे। आप बेनज़ीर भुट्टो को आप देखिए, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज के दौर में इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। उन्होंने, एंड ही इज़ अ हीरो, आई मीन ही इज़ अ स्पोर्ट्स हीरो एंड ऑल दैट। उन बेचारों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया है। तो आप कह रहे हैं कि जो सारी बुरी हालत है पाकिस्तान की, इसके लिए ये फ़ौज जिम्मेदार है? ऑफ कोर्स, डेमोक्रेसी तो हुई नहीं है किसी भी तरह। जब भी उनका जी चाहता है तो वो गवर्नमेंट को पलट देते हैं। जब उनका जी चाहता है वो यहाँ पर पॉलिटिशियन जो है वो कुछ समझौता करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है अरे ये तो हमें सूट नहीं करेगा, तो चलो कारगिल कर लो। आप इतनी सारी बातें फ़ौज के बारे में कह रहे हैं, तो मैं लोगों को बता देता हूँ। आपके फादर अरशद सामी खान साहब पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट थे। जी बिल्कुल थे। एंड ही वॉज नॉट जस्ट अ पायलट, ही वॉज अ टॉप गन, ही वॉज अ एस पायलट। और उनको सितारा जोहरत भी मिला है 65 में भारत पर हमला करने के लिए। उन्होंने वहाँ पे 65 वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि मैं जब पैदा हुआ तो उन्होंने ऑलरेडी, मैंने उनको कभी यूनिफॉर्म में नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त तक फिर उन्होंने फॉरेन ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो वो सिविलियन लाइफ उन्होंने अपना ली थी। लेकिन ही वाज इन द अर्ली डेज he was a very accomplished fighter pilot. तो वो फौज में थे, डिप्लोमेट थे, इस वजह से आपको सब पता चलता होगा अंदर की बातें, क्या हो रहा है। उस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे थे। जी बिल्कुल, तारीख है पाकिस्तान की, और आई हैव लिटरली ग्रोन अप इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। आई नो एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क इनसाइड। मैंने खुद देखा है, ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं कि लोग हैरान हो जाएंगे। मतलब कि कई दफ़ा हमको पता लग जाता था कि गवर्नमेंट जो है वो पलटने वाली है, और मेरे वालिद साहब के एक दोस्त जो हैं वो अगले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, हमारे घर से शेरवानी जा रही है उनके लिए ताकि वो स्वेरिंग इन कर लें। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस तरह की चीज़ें। मैं लोगों को दिखा देता हूँ आपकी तस्वीरें, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स के साथ किस तरह के आपके ताल्लुकात रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं। तो जिसके इतने अच्छे रिलेशंस रहे हों पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट से, वज़ीर आज़म से, प्रेसिडेंट से,
उसको भी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान में? देखिए, मुझे तो प्रॉब्लम्स हुई थी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स थी। दूसरों को जो थी ना, उनको तो उड़ा दिया उन्होंने। बेनज़ीर तक को उन्होंने नहीं बख्शा, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं बख्शा, उन्होंने अभी इमरान खान को नहीं बख्श रहे, तो मैं क्या चीज़। क्या वजह है, क्यों दहशतगर्दों को पालते हैं? ये उनसे पूछना चाहिए। और उनका जो तकिया कलाम है कि जी वी आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। अरे मतलब कि अब विक्टिम भी बनोगे, साथ में मतलब कि खुद ही फ्रैंकेनस्टाइन को पालोगे और बोलोगे कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम खुद विक्टिम हैं। हाँ, वो उसामा बिन लादेन को है, उसको हमने घर दिया हुआ है, वो ठीक है। नहीं, हमको हर रोज देखे हाफिज सईद, ये ऐसे लोग हैं जिनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, जिनको अमेरिका ने भी आतंकवादी डिक्लेयर किया है, लेकिन वो लोग वहाँ रोज़ घूमते हैं, खुलेआम तकरीरें करते हैं। जी जी। तो इसमें फ़ौज का फ़ायदा क्या है? इनके ज़रिए ये लोग अपने जो मदरसे हैं उनके ज़रिए वो फिर अपने जिहादियों को पालते हैं और फिर वो जाके फिर इस तरह की भयानक किस्म की चीज़ें करते हैं जो हमने देखी हैं। अभी हाल ही में जो पहलगाम में हुआ, उससे पहले मुंबई अटैक्स जो हुए थे, पार्लियामेंट के जो अटैक्स हुए थे, ये सब क्या कहते हैं, इन्हीं लोगों के ज़रिए ये लोग करते हैं, इनको फ्रंट्स बना के। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि ये फ्रंट बना के करते हैं क्योंकि कश्मीर के नाम पर इनको पैसा मिलता है, घर बनते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन जिनको ये भेजते हैं उनको भी कुछ देते होंगे। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। हमारे घर में एक हमारे बहुत पुराने मुलाजिम थे एंड ही वाज अ शेफ़, और हमारे साथ बहुत बहुत सालों से थे, और वो दुनिया हमारे साथ फिरे थे। जहाँ मेरे वालिद साहब पोस्टेड होते थे वो साथ साथ में होते थे, तो वो एक तरह से वो एक फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। हम उनको प्यार से लाला बुलाते थे, इतना मतलब कि हमारा उनके साथ घरेलू किस्म का, फैमिली किस्म का एक प्यार और एहतराम था। तो कभी कभी मैं उनको कहा करता था कि उनके हाथ में बड़ी लज्जत थी, बड़ा ज़बरदस्त खाना पकाते थे। तो कभी कभी मैं क्या करता था, मैं उनको कहता था, मैंने कहा लाला, मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक एप्पल पाया खाया है, मैं आपको लेके चलता हूँ उस रेस्टोरेंट में, और आप भी ज़रा खाना, फिर मुझे बताना कि इसके अंदर क्या है, और फिर मेरे लिए फिर आपने घर पे आपने बनाना है। तो मैं कभी कभी ले जाता था उनको। वो बड़े खूबसूरत इंसान थे। तो वो जब वो खाते थे, ऐसे किए ऐ तो कुछ भी नहीं है, उन्हें सेब पाए लेकिन बड़ी कंजूसी नाल पाए, और उहदे उत्ते उन्होंने दबा के उन्होंने दालचीनी पाई है। हाँ, उन्हों की जी आइसक्रीम है वो बड़ी टाइट है। तो वो फिर वो घर जब आते थे तो फिर अगले दिन फिर वो वही चीज़ बनाते थे और बाकी उससे बेहतर बनाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सुबह का टाइम था, हम उस वक्त स्टॉकहोम में रहते थे, स्वीडन में। तो सुबह सुबह चीखों की आवाज़ें आई मुझे, और मैं भागता हुआ गया किचन में जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो मैं देखता हूँ कि लाला जो हैं वो लेट के, मतलब कि वो चीखें मार रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, और मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि लाला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो कुछ उनके मुंह से नहीं निकल रहा। तो एक कागज़ था उनके हाथ में, मैंने वो कागज़ लिया और एक ख़त था, और उस ख़त में लिखा हुआ था कि प्यारे अब्बू, अगर आपको ये ख़त मेरा मिल चुका है तो इसका मतलब है कि मैं अपने मकाम पे पहुंच चुका हूं। मैंने आपको खुशी होगी ये जानकर कि मैंने अपने आप को जिहाद के लिए मैंने अपनी शिरकत कर दी, और मैं निकल पड़ा हूँ अपने शहादत के लिए। और अगर ये ख़त आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि
मेरी शहादत हो चुकी है, और अगर आप मेरी ख्वाहिश की इज़्ज़त करते हैं तो आपने बिल्कुल किसी तरह का आपने गम का इजहार नहीं करना, आपने जश्न मनाना है, और आपने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है, क्योंकि आपका बेटा जो है वो शहीद हुआ है। मैं उस ख़त को पढ़ के मेरे नीचे से ज़मीन निकल गई। वो आदमी जो था, जो पूरी ज़िंदगी अपने फैमिली के लिए पैसे कमा कमा कर वापस भेजता था, वो आदमी टूट गया था। और उसने फिर कहा कि मुझे प्लीज़ आप जाने दें अपने गांव वापस। और मेरे ख्याल में 6 महीनों के अंदर उनका भी इंतकाल हो गया, क्योंकि ही वॉज हार्ट ब्रोकन। और रही बात पैसों की, कुछ भी नहीं उनको, कुछ भी नहीं मिला उनको। तो मैंने जब ये अपनी आंखों से ये एक चीज़ देखी, मेरे अंदर जाहिर है एक लाला थे, और वो हार्डली 19 साल का बच्चा था। 19 साल की उम्र में उसने ये कर दिया। आप ये नहीं समझते कि आपने एक बच्चे को लिया है, आपने एक बंदे को लिया है, सिर्फ वो बंदा शहीद नहीं होता, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा ख़ानदान जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो आपने अपनी जेबों को भरने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए आपने इन लोगों को आगे कर दिया है, इनको ब्रेन वॉश करके। आप ये नहीं सोचते कि इनके साथ क्या होने वाला है और इनकी फैमिली के ऊपर क्या असर होगा। तो आप, और ये सब इस्लाम के नाम पर, और ये सब जो है आप कह रहे हैं कि जी ये इस्लाम के देखिए पहलगाम में लोगों का मजहब पूछकर फिर गोली मारी गई। जी जी जी। और फिर आप, यू हैव द ऑडेसिटी टू से दैट आई एम अ गद्दार। You are not just a गद्दार for your country, you are a गद्दार to humanity. आपके बारे में क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये हमारी आर्मी के मेजर हैं, इनको हमने हिंदुस्तान में जासूसी करने के लिए भेजा हुआ है। और आपकी एक तस्वीर भी है मेजर की यूनिफॉर्म में, वो दिखा देता हूं मैं। मूछ वगैरह लगा कि सही मेजर लग रहे हैं आप। और उसमें वो लिखते हैं कि मेजर साहब आप बहुत अच्छा काम कर हिंदुस्तान में रह के इसी तरह इंफॉर्मेशन भेजते रहिए। हाँ, और मिशन मत भूलना अपनी, चाहे जो मर्जी करो। मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त हो चुका है। जनरल साहब, आपके ख्याल में मुझे अब थोड़ी सी तो तरक्की होनी चाहिए, कर्नल तो बन जाना चाहिए अब तक। बिल्कुल। नहीं, आपको तो फील्ड मार्शल बनना चाहिए। अरे सर, नहीं, उसके लिए मुझे एक जंग हारनी पड़ेगी। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि किसी मुल्क में जंग हारने के बाद में प्रमोशन मिली हो। Only in Pakistan. I mean, this is something that I cannot. I mean, मैं क्या, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अब आपने अगर इस तरह की हरकतें करनी है तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? अब तो ट्रंप साहब से जाके कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ऐसे वैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। देखिए आपने कैसे 1 मिनट में पूरा माहौल बदल दिया। जनता में से 1-2 सवाल ले सकते हैं इस समय। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जब आपको काफ़ी ट्रॉलिंग फेस करनी पड़ी, काफ़ी लोगों ने ट्रॉल भी किया और कुछ लोगों ने तो गालियाँ भी दी कि एक पाकिस्तानी फ़ौजी फैमिली के सदस्य को कैसे एक पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित कर सकते हैं, क्या आपको बुरा लगा?
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन जितने मुंह उतनी बातें, कोई बात नहीं, हम वे भी सह लेंगे। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में जाने माने सिंगर कंपोजर अदनान सामी पर आरोप है कि ये एक नंबर के आलसी हैं। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो मैं खुले आम में कबूल करता हूँ। मैं सुस्त हूँ और मैं बहुत अपनी ही स्पीड या लैक ऑफ स्पीड में काम करता हूँ। अब देखिए, 35 साल से आप गाने गा रहे हैं। कोई कहता है मैंने 25 साल में 5000 गाने गा दिए, कोई कहता है 6000 गा दिए। अदनान सामी ने 100। सोते रहते हैं। ये मैंने हमेशा म्यूज़िक को एक फैक्ट्री की तरह नहीं देखा। मेरे लिए मैं म्यूज़िक में आया एक, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे जो हैं उनका पैशन नहीं है, मेरा पैशन है, लेकिन मैंने म्यूज़िक को हमेशा एक इस नज़रिए से देखा है कि मैं सिर्फ वो करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा, कि जहाँ पे मेरा दिल मान जाए कि ये करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो बेशुमार किस्म के गाने गाए हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। मैं अलग सा बंदा हूँ। देखिए, मैं बताऊँ, मुझे जो पता चला कि आपका जितना पैशन गाने से है उससे ज़्यादा खाने से है। जितने ज़्यादा आपने गाने गाए हैं उसके मुकाबले बेशुमार खाने खाए हैं। ये बात भी सही है। अब वो मेरे पास एक बंदा आया, उसने वो कुकिंग के लिए आया, तो मैंने कहा कि क्या क्या बना लेते हो, तो उसने बड़े शो मार के ना उसने मुझे कहा कि भाई ये बता दो, ये मेन्यू देखिए मेरा। तो मेन्यू में मैंने देखा ये सिंधी बिरयानी बना लेते हो? तो कहना हाँ साहब बना लेता हूँ। मुझे बिल्कुल राजेश खन्ना साहब याद आए बावर्ची में, तो उसी अंदाज में वो थे। तो मैंने कहा कि चल यार एक काम कर, तो सिंधी बिरयानी बना दे। तो मैं गया रिकॉर्डिंग पे, और रिकॉर्डिंग से मैं जब वापस आया बड़े दांत तेज़ करके मैं आया था वापस कि भाई आज सिंधी बिरयानी खाई जाएगी। तो जब मैं बैठा और वो बिरयानी लेके आया, तो उसका ना सर ना पैर जो था, उसका कुछ सिंधी बिरयानी से कोई ताल्लुक ही नहीं था उसका। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा इधर आ, ये क्या है? सिंधी बिरयानी है साहब। मैंने कहा मुझे, अच्छा उस वक्त मेरा वज़न जो था वो 230 किलो था। वज़न हो तो ऐसा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये सिंधी बिरयानी है? मैंने कहा हाँ साहब। मैंने कहा मुझे गौर से देख। मैंने कहा अच्छा, वो परेशान हो गया, उसको पता था कि कोई गड़बड़ है। तो मैंने कहा मुझे ठीक तरह गौर से देख। मैंने कहा ये जो वज़न देख रहे हो ना, ये खा पी के बना है, ऐਵੇਂ नहीं बना। तुम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं बना सकते। साहब मुझे बना बिरयानी नहीं बनाती आती। तो ये जो आपका 230 किलो वज़न था जी, तो खाना खाने की वजह से आप मोटे हो गए थे या मोटे होने की वजह से खाना ज़्यादा खाते थे? दोनों। लोग मुझसे कभी कभी पूछते थे, कभी कभी सार्कास्टिकली, कि आपकी सेहत का राज क्या है? मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। आई वॉज वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। और हकीकत ये थी कि मैं खाने को बेहद पसंद करता था और उसकी वजह से मेरा वज़न भी बढ़ा। और ऑफ कोर्स एक फैमिली टेंडेंसी भी होती है
वो मेरी वालदा जो थी वो कहा करती थी पंजाबी में, साढ़े हंसते थे पाड़ी भी क्यों है। तो वो हकीकत ये थी कि मतलब कि हम थोड़ा सा भी खा लेते थे तो हमारा वज़न बढ़ जाता था और बढ़ जाता है, और दूसरे जो है वो पूरा घोड़ा खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो ये जो आलसीपना है आपका, इसकी वजह से आप मोटे हुए या मोटे होने की वजह से आलसी हुए? दोनों। एक्चुअली क्या हुआ कि मजाक अपनी जगह, लेकिन जो 230 किलो तक मैं जब पहुंचा था तो एक बहुत सीरियस किस्म का उसमें मैं एक बहुत सीरियस स्टेज पे आ गया था, जहाँ पर मेरे वालिद साहब जो थे वो एक कैंसर पेशेंट भी थे। He suffered from one of the deadliest cancers, which was cancer of the pancreas. और हम लंदन में थे तो हमने कहा कि मैंने बाबा को कहा, मैंने कहा कि आप क्योंकि आप यहाँ पे हैं, आप अपना चेकअप करा लीजिए। उनका ऑपरेशन भी हुआ था इस सिलसिले में क्रॉमवेल हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा आप वहाँ पे चेकअप करा दो। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक सूरत हाल में जाऊँगा कि अगर तुम अपना चेकअप कराओ। तो मैंने उनकी खातिर मैंने कहा कि ठीक है मैं करा लेता हूँ। अब जब मैंने अपना चेकअप कराया तो जब रिज़ल्ट्स आए तो वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो तो क्या कहते हैं, प्यार मोहब्बत से तो बात नहीं करते ना, वो तो पूरा ठक वो पूरी चीज़ बता देते हैं बिना किसी खूबसूरती के, और अल्फाजों को वो बिल्कुल नहीं हाँ, वो कोई छुपाने की कोशिश नहीं करते। हमारे यहाँ के डॉक्टर तो बड़े सोच समझ के बताते हैं, बहुत देर बाद आपको बताते हैं कि आपको कैंसर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ के लोग डॉक्टर सीधा बताते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे वो बोलेंगे आप थोड़े हेल्दी हो गए हैं। हाँ, आपको फील भी नहीं हुआ कि मैंने आपको इस तरह की चीज़ बोली है। तो वो बड़े उस तरह से बड़े प्यार मोहब्बत दे कुशन द ब्लो, यू नो। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मिस्टर सामी, योर रिजल्ट्स आर ऑन द बॉर्डर लाइन। इफ यू कंटिन्यू विद दिस लाइफ स्टाइल, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड दैट योर पेरेंट्स विल फाइंड यू डेड इन अ होटल रूम 6 months फ्रॉम नाउ। बहुत बड़ा झटका था, और मुझे गुस्सा तो इस बात पे सबसे ज़्यादा आया कि उसने मेरे वालिद साहब के सामने ये बात बोल दी। तो अब जब हम वहाँ से निकले तो मैंने बाबा को मैंने कहा यू नो डॉक्टर्स आर मेलोड्रामेटिक एंड ऑल दैट। मैंने कहा इतनी भी बुरी बात नहीं। और मैं वहाँ से निकला, क्रॉमवेल से निकला, और सीधा शाम का वक्त था, सीधा मैं बेकरी के अंदर घुस गया, और वहाँ पे मेरे के आधी बेकरी मैंने खाली कर दी पेस्ट्रीज़ के साथ। और मेरे वालिद साहब जो थे वो मेरी तरफ देख रहे थे एकदम गुस्से में। तो उन्होंने कहा तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तुमने अभी सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या बोला? मैंने कहा हाँ वो तो बोलते रहते हैं ना, आपको पता है कि वो ज़रा मेलोड्रामेटिक होते हैं। मैंने कहा इतनी कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा मुझे नज़र आ रहा है और उसका कोई असर नहीं हो रहा। फिर उस शाम को हम बैठे, उन्होंने कहा देख बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में होता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, और मैं हमेशा हर चीज़ में तुम्हारी मदद करूँगा। और ये मैं तुम्हारे लिए कोई फेवर नहीं कर रहा है, मैं बाप हूँ, ये मेरा काम है, और ना ही मुझे कोई चीज़ उसके बदले में चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ तुमसे मांग रहा हूँ, वो ये है कि एक बाप को अपने बच्चे को दफनाना नहीं चाहिए। ये मत करवाना मुझसे। तुमने मुझे दफन करना है, मैं तुम्हें दफन नहीं करूँगा, ये मुझसे मत करवाना। और कुछ भी करवा लो मुझसे, ये मत करवाना। उनकी आंखों में आंसू थे, और उस मोमेंट पे, ऐसे वक्त पे मैंने उनके साथ फिर वादा किया। मैंने कहा बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी लंबी करे, लेकिन ये मैं आपसे कभी नहीं करवाऊँगा। आपसे मैं आज वादा करता हूँ कि मैं अपना वज़न जो है वो मैं कम करूँगा। और फिर जाके मैंने तकरीबन 120 किलो कम किया। ज़रा एक तस्वीर दिखा दें
कि आप कैसे दिखते थे, जरा लोगों को रिकॉल हो जाए। तो जब इतने मोटे थे तो कपड़े कैसे सिलते थे? दर्जी नाप कैसे लेता था? थाल के हिसाब से। वो बड़े मज़े का किस्सा है। वो दर्जी जो थे, वो पहले एक दर्जी आया करता था, तो वो नाप जब लेता था तो फिर क्या होता था कि वो जो 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 टेप थी वो ख़त्म हो जाती थी, तो फिर वो एक असिस्टेंट को साथ में ले आता था। तो वो फिर जो था वो यहाँ से शुरू करता था, वो कहते ए पकड़ वहाँ से, वह पकड़ वहाँ से, वहाँ पकड़। वहाँ से जाके मेरा नाप होता था। और फिर वो मतलब कि उसकी मतलब कि जुर्रत ये भी थी साथ में, लगता है सर थोड़ा कम हुआ है। मैंने कहा कि लेकिन हकीकत ये है कि मेरी जो वेस्ट थी उस वक्त जो मैक्सिमम हुई थी वो 81 थी। तो 81 वेस्ट, 230 किलो वजन, तो जो सोने के लिए बिस्तर भी स्पेशल बनवाया होगा? नहीं, मैं आपको पता है कि बहुत सालों तक मैं लेट के सो ही नहीं सकता था, क्योंकि वज़न इतना ज़्यादा हो चुका था मेरा कि अगर मैं लेटता था तो फैट था वो मेरे लंग्स पे ग्रेविटी की वजह से वो दबाता था, तो मैं सांस नहीं ले सकता था। तो लिहाजा मैं बैठ के सोया करता था सालों तक, और उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस हो गई, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि अब जैसे कि अगर आप एक लंबी फ़्लाइट लेते हैं तो अक्सर ये होता है कि आपके पाँव में पानी जो है वो जम जाता है। मेरे साथ तो इस तरह से था कि इतना सारा मेरा वाटर रिटेंशन था, मुझे लिम्फोडीमा हो गया था। तो बहुत लेकिन आप शोज करते थे, अब शो करने के लिए जाते थे, गाड़ी में बैठते होंगे, जाते होंगे, उतरते होंगे, वो सब कैसे होता था? मैं आपको ये जो सारा जो सिलसिला था ये मैंने छुपा के रखा था पब्लिक से। मतलब कि मैं तो ऐसे हाल में हो गया था कि मैं अगर 2 कदम भी मैं लेता था तो मेरा सांस जो था वो फूल जाता था। अगर मैं स्टेज से जाने से पहले जब मैं स्टेज के बिल्कुल साथ मतलब कि करीब पहुंचता था तो मुझे पहले 5 मिनट बैठना पड़ता था अपना सांस वापस लेने के लिए, और फिर मैं स्टेज पे जाता था। जब मैं स्टेज से उतरता था तो अगले 15 मिनट तक कोई मुझसे कोई बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा सांस जो था वो इतना फूला हुआ था कि मैं बात ही नहीं कर सकता था। तो ये बड़ा एक मुश्किल वक्त था। मैं ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट ये करता था जैसे कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं है लाइफ में, हैप्पी गो लकी। हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप गा रहे होते थे, वो तो पियानो बजा रहे हैं तो लगता ही नहीं था कि कोई तकलीफ नहीं। हकीकत जो थी वो अलग थी, और वो कहते हैं दैट्स व्हाट शोबिज़ इज़ ऑल अबाउट, व्हाट हैपेंस बिहाइंड द कर्टन नोबडी नोज़। लेकिन ये हकीकत थी, और तो लिहाजा फिर मुझे अपना वज़न जो था वो घटाना पड़ा। वज़न को लेकर के कुछ सवाल अगर किसी के सामने मन में हो? सर, सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि वेट लॉस करने के लिए आपने सर्जरी कराई है। ये क्या सही है सर? यदि सही है बैरेटिक कराई या लिपोसक्शन, इस तरह? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ है, लोगों ने अलग अलग किस्म की चीज़ें बोली हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जी इन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई है, कुछ लोगों ने कहा कि जी लाइपोसक्शन कराया। अब लाइपोसक्शन अगर किसी को पता हो कि वो क्या चीज़ है, लाइपोसक्शन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बेसिकली स्लिम हैं और अगर आप समझते हैं कि जी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वजन स्पॉट रिडक्शन नीडल से करते हैं, तो वो क्या है कि वो एक सुई जो है वो अंदर डालेंगे और वो इस तरह से निकल आएगी, ठीक है ना। लेकिन
मेरा 230 किलो था, मुझे तो एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ती, हूवर की जरूरत पड़ती। तो लाइपोसक्शन वाज एब्सोल्युटली नॉट द केस। बैरिएट्रिक सर्जरी भी नहीं थी। मैंने मेरी अच्छी एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मेरा राब्ता हुआ जो ह्यूस्टन में थी। उन्होंने फिर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डाइट बना कर दी, जिसमें इट वाज अ हाई प्रोटीन डाइट, नो ब्रेड, नो राइस, नो शुगर, नो ऑयल, नो अल्कोहल, एंड इट वाज अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। तो वो मैंने करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, मैंने अपना वज़न कम करना शुरू किया। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने शुरू किया तो बड़ा जोश था मेरे अंदर, क्योंकि शुरू में सबसे ज़्यादा वज़न आपका शुरू में निकलता है, क्योंकि पानी बहुत आपकी बॉडी से निकलता है ना, तो आप बड़े इंकरेज हो जाते हो कि मेरे पहले महीने में तो 20 किलो कम हो गए थे। तो मैं बड़ा खुश था। तो मैं एक दिन ह्यूस्टन में ही मैं एक शॉपिंग मॉल में गया, तो एक टी शर्ट मैंने देखी, वो एक्सेल टी शर्ट थी। अब मैं उस वक़्त जो था मैं 9X था। हम छोटी कोई चीज़ नहीं करते। तो 9X था। तो और वहाँ पे मैंने एक टी शर्ट देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी एक्सेल की। तो मैं देख रहा था इस तरह से, मेरी अम्मी साथ में थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ बड़ी अच्छी है। किसके लिए? मैंने कहा अम्मा मेरे लिए। बेटा मुझे पता है कि तुमने वज़न कम किया है, लेकिन इस वक्त ये जो टी शर्ट है ना, इसमें से तुम्हारा बाजू भी नहीं जाएगा। लेकिन मैंने अम्मी को कहा, मैं भी ज़िद में आ गया। मैंने कहा माँ मैं ये टी शर्ट ख़रीदूँगा और मैं इसको रखूँगा, क्योंकि एक दिन मैंने इस टी शर्ट के अंदर फिट होना है। तो मैंने वो टी शर्ट ख़रीद ली। मेरी वालदा ने देखा, उन्होंने सोचा होगा कि क्या ज़िद कर रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह से बहुत सारे डाइट शुरू भी किए थे और ख़त्म भी किए थे और कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। तो मेरा ये होता था कि जब भी मेरा कुछ काफ़ी अरसे के बाद वज़न कम, जब मैं समझता था कि एक पॉइंट पे मैं आया हूँ, तो मैं वो टी शर्ट ट्राई करता था रात के 2 या 3 बजे, जब जोश अचानक आता था। तो मैं देखता था नहीं अभी नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी और करना है। तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने जब वो टी शर्ट पहनी और मुझे बड़ी अच्छी तरीके से फिट आई, तो मैंने उस वक़्त रात के मेरे ख्याल में 3 बजे मैंने अपने फादर को फ़ोन किया और छलांगे मार रहा हूँ। मेरे वालिद साहब जो थे वो सोए उठे, उन्होंने कहा खैर हो बच्चे क्या हो गया? मैंने कहा बाबा वो जो टी शर्ट थी ना वो मुझे फिट आ रही है। उन्होंने कहा मुबारक हो, मुबारक हो। और फिर मैंने उनको साथ में ये भी कहा, अच्छा मेरे जो हाथ थे ना, मेरे हाथ जो नकल्स है ना, मेरे नकल्स नहीं दिखते थे, एक बड़ा डबल रोटी दिखता था। तो मैंने कहा मैं अपने नकल्स भी देख सकता हूँ। मैंने कहा शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ही वाज वेरी हैप्पी। तो इस तरह से मैंने अपना वजन कम किया, पूरी मेहनत के साथ किया। देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ, और ये सब लोगों को जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए सीखने की बात है कि शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। Never. और जितना नेचुरल तरीके से करेंगे वही बेस्ट होता है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में जाने माने सिंगर कंपोजर अदनान सामी पर इल्जाम है कि ये सबसे बड़े दिल फेंक हैं। सलमान खान ये कहते हैं कि हम तो सेहत बना बना करके मर गए, फिटनेस कर करके मर गए, और ये इस हालत में होते हुए भी रोमांस करता है। इसके साथ 6 हीरोइन एक साथ दिखाई देती हैं। ये संगीत का जादू है। नहीं तो सिंगर तो और भी हैं, जादू सिर्फ आपके पास है। मैं क्या बताऊं, गाने ऐसे हैं कि गानों में तो रोमांस निकलता ही निकलता है। और अगर जैसे मैंने कहा, आपने जब सही बात बोली कि जी आप हज़ारों गाने नहीं आप करते, आप
चंद करते, मैंने कहा जी मैं चंद करता हूँ, लेकिन दो बड़े पैशन और सोच समझ के और बड़े दिल से मैं करता हूँ। मैं आपकी थोड़ी सी पोल खोल देता हूँ लोगों के सामने। आपको पाकिस्तान में एक डायरेक्टर ने फिल्म में गाना गाने के लिए बुलाया था जी। फिर आप उस फिल्म में हीरो बन गए, उसमें फिर हीरोइन थी, और फिर हीरोइन से आपने थोड़े दिन में रोमांस कर लिया, और फिर छोटी सी उम्र में शादी भी कर ली। क्या करूं, करना था। एक ही जिंदगी है, उसको जी लो, कल का कुछ नहीं पता। यानी आंखों आंखों में नहीं, आंखों आंखों में नहीं, इशारों इशारों में। और आपने सलमान को सलाह दी कि तुम भी शादी कर लो, मैंने 3 की हैं। मैंने बिल्कुल कहा, मैंने बल्कि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़े मज़े का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुमने 3 करके तुमने क्या हासिल कर लिया कि मैं एक करूं। तो बात ये कि मैं समझता हूं कि ज़िंदगी में आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो। मैं हालांकि मैं बाहर रहा हूं और मेरी एजुकेशन बाहर की रही है, मैं वेरी मॉडर्न पर्सन, लेकिन कई चीज़ों में मैं बहुत ट्रेडिशनल हूं। और मैं समझता हूं कि इंसान को अपने कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, उनको एक बेसिस बनाकर आप बेशक मॉडर्निटी को अपनाएं, बट यू शुड हैव योर रूट्स इन द प्लेस। एंड आई in the light of that, I'm not judging anybody, but I'm just saying this is me, कि जब मैंने किसी से प्यार किया तो फिर शादी भी कर ली। I didn't want to, मैं उस प्यार को एक बहुत legitimate और genuine pure शक्ल देना चाहता था, और I didn't want to make it frivolous। तो जिसके साथ एक्चुअल प्यार किया, यू नो। वैसे तो कौन सा गाना गा के? भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, हो भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, आओ ना, हो ऐसी बरसातों में आओ ना। चिंता मुझसे एक दो सवाल हम ले सकते हैं? हाँ। जो बजरंगी भाईजान में जैसे पाकिस्तान को जैसे दिखाया गया है, क्या पाकिस्तान एक्चुअली में वैसा है या फिर सच्चाई कुछ और है? वहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो वही उस तरह का माहौल आपको मिल जाएगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तो इसमें सिर्फ आपने गाया नहीं था, एक्टिंग भी की थी इस कव्वाली के लिए? जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, क्योंकि मुझे अचानक फ़ोन आया सलमान का, और उन्होंने कहा कि ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, यू नो, आई गॉट दिस अमेजिंग सॉन्ग एंड इट्स अ कव्वाली। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा कव्वाली? मैंने कहा मैंने कभी कव्वाली गाई नहीं है। मैंने कहा इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप गाओ। मैंने कहा मैंने कंपोज किया, लेकिन मैंने कभी कव्वाली गाई नहीं है। तो मैं यही चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कव्वाली को एक अलग, मैं नहीं चाह रहा कि एक टिपिकल कव्वाल जो है वो उसको परफॉर्म करे। तो मैंने कहा देखो, मैं फिर अपने अंदाज में मैं गाना चाहूँगा, अगर आप मुझे वो फ्रीडम दोगे
कि मैं अपने अंदाज में उसको गाऊं। मैं एक टिपिकल कव्वाल की तरह मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है, उनका अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप अपने अंदाज में गाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ओके मैं गा देता हूँ। तो फिर थोड़ा एक आध दिन गुजरा, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर एक्ट करो। मैं क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं कहाँ से कव्वाल दिखता हूँ? मैंने कहा नहीं, यू नो द थिंग इज़ कि वो आई वांट कि यू ऑल्सो परफॉर्म इट जिस तरीके से आप परफॉर्म करोगे, उसमें जो पैशन आप लेके आओगे, मैं चाहता हूँ कि आप ही करो। तो सलमान एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही प्योर किस्म के प्यारे इंसान हैं। वो उनको ना कहना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैंने किया। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया अदनान सामी पर। उनसे पूछा हमने उनकी दिल फेंकने की आदत के बारे में, उनके वेट लॉस के बारे में, उनके भारत आने के बारे में, भारत की नागरिकता लेने के बारे में। अदनान सामी ने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन के फैसले का। आज की अदालत का ये फैसला है, पहली बात, रजत जी ने जो इनकी ग्रिलिंग की है, बहुत ही तगड़ी ग्रिलिंग की है, और अदनान सामी ने जो जवाब दिए हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ, और कहने का मतलब है दिल से दिए हैं। और आपके जवाब में आपने दो देशों के बीच में आज वर्णन दे दिया। एक है आर्टिफिशियल स्टेट पाकिस्तान और भारत जो एक बहुत ऐतिहासिक सिविलाइजेशन देश है। आपको हिंदुस्तान की जनता यहाँ लेके आई और आपको जो इतना इल ट्रीटमेंट, क्रूअल्टी दिखाई गई पाकिस्तान सेना द्वारा कि आपकी मदर के फिंडल में भी आप नहीं जा पाए, तो ये कितना एक अंतर दिखता है दोनों देश के अंदर। तो हमारी जो अवाम है आपको लेके आई है, और आपने ये भी बताया कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो बिल्कुल हिंदुस्तान की अवाम के जैसे है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। और आज आपने खुले दिल से पाकिस्तान की सेना को, जो उनकी लीडरशिप है और उनके ISI को एक्सपोज किया है। ये आपके जो फादर पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, उसके बाद वो 14 साल आपके कितनी एम्बेसीज में रहे हैं, तो आपका जो एक्सपोजर था, तो ये सब देखते हुए, और आपका एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था, संगीत का जादू है, जब सवाल किया गया रोमियो पे, तो कोर्ट आपको निर्देश देती है थैंक यू 6 महीने के अंदर आप एक संगीत कंपोज करेंगे और गाएंगे भी, और ये निर्देश को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये संगीत है दो तरफ जाएगा, एक है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि वो अपने बच्चों को, जो आपने एक जिहाद का एग्जाम्पल दिया है कि आपके जो कुक थे, शेफ थे, उनके बच्चे को किस प्रकार जिहाद के लिए उन्होंने मोटिवेट किया, तो पाकिस्तान की आवाम के लिए आपको एक गाना वो कंपोज करना है, ये कि जिसमें वहाँ के लोगों को आप सच्चाई बता के और उनके बच्चों को और उस देश को बचाएं, मतलब वहाँ की जनता को और हिंदुस्तान को। आपने जो देख लिया वो गाना एक हिंदुस्तान के लिए भी, कि ऑप सिंदूर में पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा देश। तो हमारी जो यूनिटी है, उसी यूनिटी की सराहना में आप गाना कंपोज करके और पूरे देश के सामने गाएंगे, जिस प्रकार आपने गाना गाया था और यहाँ लोगों के बीच में एक जज्बा आ गया था। आपका गाना देश के अंदर एक नया जज्बा लेके आना चाहिए, जो एकता और जो हमारे देश की एक बहुत खूबी है। मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात होगी जी, मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। इस यकीन के साथ कि अदनान सामी इसी तरह अपने सुरों से, अपने संगीत से, अपनी कंपोजिशन से लोगों का दिल जीतते रहेंगे, संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे और खुद भी बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।